गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? थोड़ा सा इसका फॉन्ट साइज भी कम कर दो, एक कमेंट एक स्क्रीन पर एक ही कमेंट दिख पा रहा है। गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब लोग? जल्दी से लाइव आए। अनामिका कुमारी कह रही है मैम आवाज़ नहीं आ रही है, अब आ रही होगी अनामिका आवाज़। जल्दी से लाइव आए। और एक कह रहा है क्या मजाक है, कौन सा कह रहा है ये क्या मजाक है? क्या मजाक कर लिया तुम्हारे साथ हमने? चलो, सुतोष मिश्रा कह रहे हैं कि मैम केमिस्ट्री की क्लास कब होगी? पहले तो मुझे ये बताओ मिश्रा जी, आपने कल मेरी क्लास अटेंड की थी? मैंने कल 50 बार बोला था कि रोज रोज मेरे से क्वेश्चन ये मत पूछा करो, क्योंकि अभी अपना थोड़ा बायोलॉजी के 4 से 5 जो बड़े बड़े चैप्टर है उनको निपटा ले, फिर हम केमिस्ट्री पे आएंगे वापस। एक दिन में 2 क्लास हो रही है तुम्हारी, फिजिक्स और बायोलॉजी, फिर भी तुम्हें तीसरी क्लास चाहिए है। चलिए, गुड इवनिंग। कैसे हैं सोनू निगम? सोनू निगम एक गाना सुना दो फिर है। सुखदेव कह रहे हैं कि आई एम न्यू स्टूडेंट। ओके, चलिए। अर्जुन प्रजापति, अरे मैं इसको अनूप प्रजापति पढ़ रही थी। अनूप प्रजापति हमारा पुराना स्टूडेंट है, एक हो गया। हाँ मैम, एग्जाम आ गए, स्पीड बढ़ा दें। कौन सा एग्जाम आ गया? स्पीड तो बहुत बढ़ी हुई है। हाँ चलिए, इससे ज्यादा स्पीड क्या कर दें अब? मैम कल ज्वाइन किया, बहुत बढ़िया। अगर कल ज्वाइन किया बच्चा तो प्लीज प्रीवियस क्लास देखें, क्योंकि अगर वो नहीं देखेंगे ना एंडोक्राइन सिस्टम की, तो आज की क्लास आपके बिल्कुल भी पल्ले नहीं पड़ने वाली है। तो अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसने कल ज्वाइन किया है तो प्लीज 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 आज की क्लास में अपना टाइम ना खराब करें, पहले की क्लास देखें कि कौन सा चैप्टर चल रहा है, उसके बाद आगे हमारे साथ आए। 2 दिन बाद, आज का दिन छोड़ दो, मंडे का दिन छोड़ दो, ट्यूसडे से हमारा एक नया चैप्टर चलेगा, तब मेरे साथ वापस कंटिन्यू कर लेना, ठीक है? रजनीश कह रहे हैं मुझे सिर्फ मेरा कमेंट दिख रहा है, लेकिन रजनीश आपको आपका ही कमेंट दिखेगा, बाकी मेरे पास आ रहे हैं, ठीक है? स्वाति कह रहे हैं मैम आप एनटीपीसी के लिए जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो पहले, इसीलिए तो मैं बेटा कोशिश कर रही हूँ ना, पहले मैं इंपॉर्टेंट चैप्टर ही करवाऊँ, है ना? माया कह रही है मैम मेरी पहली क्लास है। माया बेटा पहले जाओ प्रीवियस क्लासेस देखो और ट्यूसडे से मेरे साथ वापस जुड़ जाना, क्योंकि ट्यूसडे को हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। क्योंकि अगर आप आज बीच में से देखोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा आपको, और मैं नहीं चाहती कि आपको समझ में ना आए, ठीक है? हाँ, SKU अगर आपकी भी फर्स्ट क्लास है तो प्लीज आज की क्लास आप ना देखें, टाइम ना खराब करें, क्योंकि टाइम बहुत आपका ना, टाइम बहुत जरूरी है बच्चा, है ना? समय से बड़ी कोई चीज नहीं है, समय बहुत कीमती है। तो आप संडे, कल संडे है ना, कल बैठकर सारे प्रीवियस लेक्चर देख डालो, और मंडे को भी मेरा चैप्टर ही फिनिश हो जाएगा एंडोक्राइन सिस्टम। फिर आप ट्यूसडे से मेरे साथ आना, ठीक है? ट्यूसडे से मेरे साथ आ जाना, ट्यूसडे को हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अनामिका तिवारी कह रही है मैम मेरी बुक आज आ गई। ओके अनामिका, बहुत बढ़िया। शिवदत्त करें फिर कब देखें? अगर किसी बच्चे ने कल की क्लास नहीं की है और प्रीवियस क्लास नहीं की है तो वो आज और कल और सोमवार तक पहली क्लास सारी देख ले, और ट्यूसडे को, मंगलवार को मेरे साथ वापस जुड़ जाए, ठीक है? चलिए आइए अब क्लास स्टार्ट करते हैं। अब मैं आप लोगों का कमेंट नहीं देखने वाली हूँ, सबका मेरा गुड इवनिंग। आप सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देते हैं, और पढ़ाई पर ध्यान देने के लिए तो हम, अच्छा ये कलर सही है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है अगर ये कलर देखने का? तो सुनिए, हमने लास्ट क्लास में क्या स्टार्ट किया था? तो हम पढ़ रहे थे बच्चों एंडोक्राइन सिस्टम। कौन सा सिस्टम? एंडोक्राइन, एंडोक्राइन सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम चैप्टर चल रहा है हमारा एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अंतःस्रावी तंत्र, अंतःस्रावी तंत्र। और इसके अंदर हमें क्या पढ़नी होती है? तो मैम अंतःस्रावी तंत्र में हम ग्लैंड्स के बारे में पढ़ रहे थे। कितनी ग्लैंड्स बताई थी मैम ने? 9 एंडोक्राइन ग्लैंड्स बताई थी। कितनी ग्रंथियों के बारे में पढ़ना है? तो 9। अब मैं ये सब कुछ पढ़ा चुकी हूँ कि ग्लैंड्स क्या होता है, हार्मोन क्या होता है, ये सब मैं पहले की क्लास में बता चुकी हूं। प्लीज प्लीज पहले की क्लास जाकर देखिए। हाँ, जिन्होंने पहले देखी है मेरे साथ तो उनको तो मजा आएगा आज भी पढ़ने में। चलिए, तो ग्लैंड्स, कितनी ग्लैंड्स के बारे में पढ़ना था हमें यहाँ पर? मैम आपने कहा था 9 एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं। 9 एंडोक्राइन ग्लैंड्स मतलब 9 अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं। अब इन 9 में से हमने कौन कौन सी पढ़ ली थी वो सुनिए जरा ध्यान से। हमने सबसे पहले थायराइड पढ़ा था। थायराइड ग्लैंड कंप्लीट हो चुकी है हमारी, जो कहाँ होती है? गले में होती है, और जिसका काम क्या होता है? थायराइड से निकलने वाले थायरोक्सिन या थायराइड हार्मोन हमारे शरीर में मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज करते हैं, या मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करते हैं, मेटाबॉलिज्म करवाते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, उसके बाद हमने पढ़ी पैराथायराइड। कितनी होती है पैराथायराइड? मैम 4 होती हैं, पढ़ा चुकी हूं। कौन सा हार्मोन निकला था?
कोलिप्स हार्मोन निकला था, याद है ना। उसके बाद हमने तीसरी पढ़ी थी थाइमस ग्लैंड, और थाइमस से कौन सा हार्मोन निकला था, थाइमोसिन। और क्या कर रहा था वो लिम्फोसाइट को मैच्योर करवा रहा था, ठीक है। और बुढ़ापे में थाइमस ग्रंथि कम हो जाती है, इसका साइज छोटा हो जाता है या गायब हो जाती है। और जब आप प्यूबर्टी एज में होते हो या 20, 25, 27 साल की उम्र में हो, तब तक आपकी ये ग्रंथि सबसे ज्यादा एक्टिवेटेड रहती है। उसके बाद हमने स्टार्ट करी थी कौन सी, पैनक्रियास। और पैनक्रियास को हम क्या बोलते हैं, अग्नाशय। अब अग्नाशय से हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा मैम अग्नाशय में 3 टाइप की सेल्स होती हैं, अल्फा सेल, दूसरी थी बीटा सेल, और तीसरी कौन सी थी बच्चा, डेल्टा सेल, चौथी थी एफ सेल। लेकिन एफ सेल हमें यहां पर नहीं पढ़ना है। क्यों नहीं पढ़ना है, क्योंकि मैम एफ सेल जो है वो हम पढ़ेंगे कब, जब हम एक्सोक्राइन सिस्टम करेंगे। क्योंकि एफ सेल क्या बना रही थी, जूस, और जूस बनाने वाली या एंजाइम बनाने वाली ग्रंथि क्या होती है, एक्सोक्राइन, जबकि हमारे चैप्टर का नाम क्या है, एंडोक्राइन। अब इसके बाद हमने पढ़ा कि बीटा सेल ने कौन सा हार्मोन बनाया था, इंसुलिन हार्मोन, याद है ना। और इंसुलिन हार्मोन ने क्या किया था, अब ये फटाफट टिप्स पे याद होनी चाहिए ये सारी चीजें। जब मैं रिवाइज करवाऊं ना प्रीवियस क्लास का, तो तुरंत तुरंत उंगलियों पे आपको याद होना चाहिए, जैसे मुझे याद है वैसे आपको याद होना चाहिए। इंसुलिन ने क्या किया था मैम, इंसुलिन क्या करता है, तो इंसुलिन हमारी जो ब्लड शुगर है, और ब्लड शुगर का नाम क्या बताया था, ग्लूकोज। जब हमारे खून के अंदर ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा होती है, जब हमारे ब्लड में शुगर ज्यादा हो जाए, तो उस एक्सेस ग्लूकोज को, उस अत्यधिक मात्रा के ग्लूकोज को किसमें कन्वर्ट कर देता है, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है। और ग्लाइकोजन कहाँ स्टोर होता है, लीवर में, यकृत में। और मैंने कहा था जिस दिन आपके शरीर में इंसुलिन की कमी, उस दिन आपके शरीर में ग्लूकोज की मात्रा अधिक, मतलब ब्लड में शुगर की मात्रा ज्यादा। और जब ब्लड में शुगर ज्यादा होता है तो हमें क्या होता है, हमें होता है डायबिटीज। मैम क्लास लाइव है, यस संजू बेटा क्लास लाइव है, तो हमें डायबिटीज होता है। और उसके बाद डायबिटीज 2 होता है, 1 और 2, ये सब पढ़ा चुकी हूँ। आज हमें क्या पढ़ना है, अब हमें स्टार्ट करना है अल्फा सेल कौन सा हार्मोन रिलीज करती है एंड इसका फंक्शन क्या है। फिर हम पढ़ेंगे डेल्टा सेल कौन सा हार्मोन रिलीज करता है। उसके बाद हम कोई नई ग्रंथि स्टार्ट करेंगे। चलिए आइए यहाँ पर जल्दी से फास्ट प्लीज। एक तो मेरी क्लास में जब भी आप आए तो लास्ट क्लास का रिवाइज करके आए, जैसे मुझे याद है वैसे आपको याद होना चाहिए, तभी मजा आएगा पढ़ने में। चलिए मैम क्लास कब कब चलती है बच्चा, क्लास बायोलॉजी की क्लास 6:30 से 8 चलती है, और फिजिक्स की क्लास 1 से 2:30 चलेगी, मंडे से, सोमवार से 1 से 2:30 चलेगी। मैम लाइव हो सूरज सेन, यस मैं लाइव हूँ, आप बार बार ना पूछे मुझसे, है ना। चलिए आएंगे अब यहाँ पर, अगर तुम चाहते हो तो मैं यहाँ पर डेट लिख देती हूँ, ताकि तुम लोग अगर बाद में जुड़ते हो तो तुम देखते रहो। आज 26 दिसंबर है, तो 26 दिसंबर तो बेटा ऑब्वियस सी बात है लाइव ही होगी। चलिए लिखेंगे हम 2 नंबर पर कौन सी सेल्स थी, अल्फा सेल, अल्फा कोशिका। जो पैनक्रियाज से अल्फा सेल निकलती है, अल्फा सेल होती है पैनक्रियाज में, वो कौन सा हार्मोन रिलीज करती हैं। मैम आपका भी बुक है, यस मेरी बुक है एक, बताएंगे बाद में, अगर आप नए बच्चे हैं तो। अभी किताब के बारे में बात नहीं करते हैं, सिर्फ ये पढ़ते हैं। तो पैनक्रियाज में एक और प्रकार की सेल्स होती हैं जिनका नाम होता है अल्फा सेल, अल्फा कोशिकाएं। अगर कभी एग्जाम में क्वेश्चन आए कि अल्फा सेल किस ऑर्गन में प्रेजेंट होती हैं या कौन सी ग्रंथि में अल्फा सेल होती हैं, पैनक्रियाज में, अग्नाशय में। अब ये अल्फा सेल क्या करती हैं, तो ये भी एक हार्मोन रिलीज करती हैं, इट रिलीज हार्मोन। अब कौन सा हार्मोन, तो हार्मोन का नाम लिखेंगे आप ग्लूकागोन हार्मोन। कौन सा हार्मोन, ग्लूकागोन हार्मोन, हिंदी में सेम नाम है ग्लूकागोन हार्मोन। तो पैनक्रियास के अंदर जो अल्फा सेल होती हैं, अल्फा सेल सिक्रीट विच हार्मोन, ग्लूकागोन हार्मोन। तो कभी एग्जाम में क्वेश्चन आए कि ग्लूकागोन हार्मोन किस ग्रंथि द्वारा बनता है, पैनक्रियास, कौन सी सेल्स, अल्फा सेल्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस ग्लूकागोन हार्मोन की खोज किसने की थी, वो कौन से साइंटिस्ट हैं जिन्होंने सबसे पहले इसके बारे में बताया था, तो उनका नाम है किम्बोल एंड मुरलीन, किम्बोल एंड मुरलीन।
इंपॉर्टेंट नहीं है, इंसुलिन की खोज लिखवा चुकी हूं कल की क्लास में, कल नहीं परसों की क्लास में, कल छुट्टी था तो वो ज्यादा जरूरी है। एग्जाम में इंसुलिन की खोज आती है और इंसुलिन की खोज बेंटिंग एंड बेस्ट ने की थी, बता चुके हूं। इसकी ना भी याद करोगे तो कोई इशू नहीं है, ना करो। अब बात करते हैं इस ग्लूकागॉन हार्मोन का फंक्शन क्या है, ये क्या काम करता है मेरे प्यारे बच्चों, इसका कार्य क्या है, जो एग्जाम में पूछा जाएगा। अब ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कहना चाह रही हूं। अगली लाइन, जो काम इंसुलिन हार्मोन करता है उसका जस्ट अपोजिट ग्लूकागॉन हार्मोन काम करता है। क्या समझे? मैंने कहा कि जो काम इंसुलिन हार्मोन करता है वो काम उसी का जस्ट अपोजिट काम कौन करता है? आपका ग्लूकागॉन हार्मोन करता है। सम्राट बेटा इंग्लिश में भी नोट्स अपलोड करवा देती हूं मैं कल, ठीक है, डोंट वरी ना। चलिए अब बात करते हैं मैम, पहले हम देखेंगे कि इंसुलिन ने क्या काम किया था। बच्चों जल्दी बताओ, इंसुलिन ने क्या काम किया कि मैम जब कभी एक्सेस ग्लूकोज हो उस ग्लूकोज को कन्वर्ट किया था किस में? ग्लाइकोजन में। और किस हार्मोन ने? इंसुलिन ने। तो ये काम था किसका? इंसुलिन का। और जो ग्लाइकोजन है वो कहाँ स्टोर है? लीवर में। अब बच्चों क्या होता है, ध्यान से सुनना कि ये ग्लूकागॉन हार्मोन कब कार्य करते हैं। देखिए, हाँ, काउंटरएक्ट हार्मोन, मोहित आप बिल्कुल सही समझे। आप एक कह रहे हैं ये हार्मोन कहाँ से आते हैं? ये हमारे शरीर में बनते हैं। आपने पक्का सूरज पिछली क्लास नहीं देखी है इसलिए आप इतना टुच्चा सा क्वेश्चन कर रहे हैं, है ना। चलिए अब सुनिएगा जरा ध्यान से कि मैंने कहा इंसुलिन क्या करता है? एक्सेस शुगर। एक्सेस शुगर का मतलब क्या होता है? ग्लूकोज। ऑब्वियस सी बात है, अब तो समझ में आना चाहिए। जब ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा हो जाती है तो उस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन की फॉर्म में कौन कन्वर्ट करता है? इंसुलिन। और वो ग्लाइकोजन स्टोर कहाँ होता है? लीवर में, हमारे यकृत में। अब क्या होता है, जब कभी आपके शरीर में इस ग्लूकोज की कमी हो जाए, मान लो आप 2-3 दिन से खाना नहीं खा रहे हैं। अरे नवरात्रों में फास्ट करते हैं ना, हम फास्ट करते हैं तो आप बाहर से ना कार्बोहाइड्रेट लेते हो ना प्रोटीन लेते हो, कुछ नहीं खाते हो आप, या आप थोड़ा बहुत फ्रूट वगैरह कुछ खा लिया आपने। तो ये हार्मोन क्या करता है, जब हमारे शरीर में किसकी कमी हो? ग्लूकोज की कमी हो। जब हमारे ब्लड के अंदर, ग्लूकोज कहाँ होता है? ब्लड के अंदर। तो जब जब हमारे शरीर में ग्लूकोज की कमी होगी, और बेटा ग्लूकोज की कमी होने से क्या होगा? आप इतनी बात मैं आज शायद इस क्लास में 5वीं बार बता रही होंगी कि ग्लूकोज क्या करता है। तो मैम आपने बताया था जो ग्लूकोज होता है वो ग्लूकोज टूटता है किसकी प्रेजेंस में? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। और क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस पानी प्लस एटीपी। एंड एटीपी क्या है? एनर्जी। एटीपी इज द अनदर नेम ऑफ एनर्जी। हमारे बॉडी में जो ऊर्जा होती है वो किसकी फॉर्म में होती है? वो एटीपी की फॉर्म में होती है। तो बेटा जब जब आपके शरीर में ग्लूकोज की कमी होगी तब तब किसकी कमी होगी? एटीपी की होगी। मतलब आप बाहर से खाना नहीं खा रहे, आपने बाहर से कोई भी कार्बोहाइड्रेट, कोई ग्लूकोज डाइट वगैरह लेना बंद कर दिया। अब आपने तो लेना बंद कर दिया, लेकिन आपका जो मशीनरी सिस्टम है, आपके जो ऑर्गन्स हैं वो तो काम कर रहे हैं ना। मेरा हार्ट काम कर रहा है, मेरा लंग्स काम कर रहे हैं, मेरे किडनी काम कर रहे हैं। और बेटा फिजिक्स में पढ़ा है काम करने के लिए क्या चाहिए? काम करने के लिए तो एटीपी चाहिए। आपके ऑर्गन्स लगातार एटीपी खर्च कर रहे हैं। अभी मैं आपको जैसे अभी मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूं तो मैं अपना ब्रेन, अपना मैं जितनी भी मेमोरी है दिमाग में, ये सब खर्च कर रही हूँ। और खर्च करने के पीछे मैं अपना क्या खर्च कर रही हूँ? एटीपी खर्च कर रही हूँ। ठीक है, तो आप खाना नहीं खाए तो क्या करें, लेकिन आपके जो ऑर्गन्स हैं उन ऑर्गन्स को बराबर में एटीपी चाहिए होता है। तो तब निकलता है हार्मोन। जिस दिन आपके ब्लड में ग्लूकोज की कमी हो जाती है उस दिन ये हार्मोन निकलेगा। और ये हार्मोन क्या करेगा? ये हार्मोन ये जो लीवर के पास क्या स्टोर है? ग्लाइकोजन। और इस ग्लाइकोजन को वापस ग्लूकोज की फॉर्म में लाएगा। और जैसे ही ग्लाइकोजन वापस ग्लूकोज की फॉर्म में आएगा तो ग्लूकोज के ऊपर ऑक्सीजन आएगा, ऑक्सीजन इसको तोड़ेगा और एनर्जी बनेगी। तो एक लाइन में समझ लो कि जब हमारे शरीर के अंदर ग्लूकोज की कमी हो जाती है
और ग्लूकोज की कमी क्या कहलाती है? कल मैंने पढ़ाया था कि ग्लूकोज ज्यादा होना हाइपरग्लाइसेमिया कहलाता है, और ग्लूकोज की जब डेफिशिएंसी होती है तो उसे टर्म दिया जाता है, ग्लूकोज की कमी को हम नाम देते हैं हाइपोग्लाइसेमिया। क्या नाम देते हैं? हाइपोग्लाइसेमिया। हाइपो टर्म हमेशा डेफिशिएंसी के लिए यूज लिया जाता है। हाइपो का मतलब हमेशा कम और हाइपर का मतलब ज्यादा। तो ये हार्मोन कब निकलेगा? अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि ग्लूकागोन हार्मोन कब रिलीज होता है, आप क्या बताओगे? जब हमारा शरीर किस स्टेज में है? हाइपोग्लाइसेमिया। और हाइपोग्लाइसेमिया का मतलब क्या है? ग्लूकोज की कमी है भाई, आपकी सेल्स बोलती हैं हमें नहीं पता, हमें तुरंत क्या चाहिए? ग्लूकोज चाहिए। तो अब क्या होगा बच्चों? अब ये होगा कि ये हार्मोन क्या काम करेगा? जो आपके लीवर के अंदर स्टोर था, और लीवर के अंदर क्या स्टोर था बच्चा? ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन जो है उस ग्लाइकोजन को किसकी फॉर्म में कन्वर्ट करता है? ग्लूकोज की फॉर्म में। विच हार्मोन? ग्लूकागोन हार्मोन। और जैसे ही ग्लूकोज की स्पेलिंग, जैसे ही ग्लूकोज आया तो बच्चा आप जानते हैं ग्लूकोज आएगा, ग्लूकोज के ऊपर ऑक्सीजन आके अटैक करेगा और यहां से CO2 प्लस पानी प्लस ATP ये सब बनता रहेगा। यही रीजन होता है बेटा कि आप 5 दिन खाना ना खाओ आप नहीं मरोगे, 10 दिन खाना ना खाओ आप नहीं मरोगे, 15 दिन खाना ना खाओ आप नहीं मरोगे। क्यों नहीं मरोगे? क्योंकि हमारे ऑर्गन्स के पास लगातार ATP पहुंच रहा है। कहां से पहुंच रहा है ATP? तो जो ग्लाइकोजन स्टोर था उस ग्लाइकोजन को किस फॉर्म में कन्वर्ट करवाया आपने? ग्लूकोज की फॉर्म में। और जैसे ही ग्लूकोज पहुंच रहा है तो भाई आपकी सेल्स तो काम कर रही हैं, आपके ऑर्गन्स तो काम कर रहे हैं, तो उन्हें तो क्या चाहिए? ATP चाहिए, चाहे तुम खाना खाओ या ना खाओ। अब जिस दिन इस ग्लाइकोजन की कमी हो जाएगी ना, उस दिन आपके शरीर में ग्लूकोज की कमी हो जाएगी, फिर आपको प्रॉब्लम होएगी। तब आपको फिर ग्लूकोज लेना पड़ेगा या आपको डाइट लेनी पड़ेगी प्रॉपर। ठीक है, तो याद रखिएगा बच्चों कि जो काम इंसुलिन करता है उसका जस्ट अपोजिट किसने किया है? ग्लूकागोन हार्मोन ने किया है। तो बताइए, सॉरी, तो बताइए कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ग्लूकागोन हार्मोन, आप क्या बोलोगे? यह ग्लाइकोजन को किसकी फॉर्म में कन्वर्ट करता है? ग्लूकोज की फॉर्म में। और बेटा ये जो केमिकल रिएक्शन होती है ना, जिस केमिकल रिएक्शन में ग्लाइकोजन को ग्लूकोज की फॉर्म में बदला जाता है, इसे कहा जाता है ग्लूकोजेनेसिस। ग्लूकोजेनेसिस। तो कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा आपसे, हिंदी में सेम नाम है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि कौन सा हार्मोन ग्लूकोजेनेसिस करवाता है? कौन सा हार्मोन? ग्लूकागोन हार्मोन। बस ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ज्यादा कोई पॉइंट याद नहीं रखना है, सिर्फ ये याद रखना है कि अल्फा सेल ने कौन सा हार्मोन रिलीज करा? मैम अल्फा सेल ग्लूकागोन हार्मोन रिलीज करती है। ग्लूकागोन हार्मोन का फंक्शन ग्लाइकोजन को किसकी फॉर्म में कन्वर्ट करना? ग्लूकोज की फॉर्म में। और ये हार्मोन कब निकलता है? जब आपके शरीर में हाइपोग्लाइसेमिया होता है। और बेटा अगर ये हार्मोन नहीं निकला तो आपका ग्लाइकोजन ग्लूकोज में नहीं बदलेगा, और जब ग्लूकोज में नहीं बदला तो आपको क्या बीमारी हो जाएगी? हाइपोग्लाइसेमिया हो जाएगा। और जब ग्लाइकोजन ग्लूकोज की फॉर्म में आता है तो उस प्रक्रिया को, उसको हम क्या बोलते हैं? आप बताओगे ग्लूकोजेनेसिस। जैसे चंचल सोनी ने पूछा कि मैम व्हाट इज ग्लूकोजेनेसिस? बेटा जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन, और ग्लूकोज का फॉर्मेशन। तो ग्लूकोज बन रहा है ना यहाँ पर, जहां कहीं भी हमारे शरीर के किसी भी भाग में जब ग्लूकोज बनता है तो उस केमिकल रिएक्शन को ग्लूकोजेनेसिस कहा जाता है। ओके, क्लियर हो गया होगा इतना? चले, तो ये हो गया आपका अल्फा सेल। और अब मुझे बताओ कि इंसुलिन ने जो काम किया उसी का जस्ट अपोजिट काम किसने किया? आपके ग्लूकागोन हार्मोन ने। तो परसों क्या बताया था? मैंने कहा था जब कोई एक हार्मोन एक काम कर रहा है, उसी का जस्ट अपोजिट कोई दूसरा हार्मोन काम कर रहा है, तो वो हार्मोन क्या कहलाते हैं? वो काउंटरैक्ट हार्मोन कहलाते हैं। कौन से हार्मोन? काउंटरैक्ट हार्मोन। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले
कि कौन कौन से हार्मोन काउंटरैक्ट हैं। एक परसों बताया था, कौन कौन सा था, कैल्सिटोनिन, एंड दूसरा कौन सा था, जल्दी बोलो, कॉलिप्स हार्मोन। आज एक पेयर और पढ़ लिया आपने, इंसुलिन एंड ग्लूकागोन। ये बेटा ऐसे CAPF CRPF इनके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं ऐसे। क्लियर? चलो आगे, तो बता दोगे ये दोनों चीज हो गया मैम। आइए नेक्स्ट चलते हैं। अब तीसरी सेल्स कौन सी थी, यहां पर 3 नंबर पर आती है डेल्टा सेल, डेल्टा कोशिका। कौन सी? डेल्टा सेल। यस, चंचल ने बिल्कुल सही बताया। और एक तो जब भी क्लास करो तो 10 मिनट के लिए लास्ट क्लास के नोट्स रिवाइज कर लिया करो, जिससे क्या होगा, आपको बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आ जाएंगी चीजें। चलिए आप चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, अगली सेल्स पर। अगली सेल्स कौन सी हैं? डेल्टा सेल। और डेल्टा सेल भी एक हार्मोन रिलीज करती हैं। कौन सा हार्मोन? तो हार्मोन का नाम लिखिएगा बच्चों। डेल्टा सेल कैन रिलीज सोमैटोस्टैटिन, सोमैटोस्टैटिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? सोमैटोस्टैटिन। बेटा इन हॉर्मोन्स के नाम बहुत ध्यान से नोट कीजिएगा, बड़े एक जैसे से नाम है। आगे पढ़ाऊंगी सोमैटोट्रोपिन, सोमैटोसिन, सोमैटोट्रोपिन, सोमैटोस्टैटिन, सब अलग अलग है। ठीक है राजेश, बहुत सही बोला आपने, सोमैटोस्टैटिन हार्मोन। अब ये हार्मोन क्या करता है? इस हार्मोन का एक ही काम है, इट रेगुलेट BMR। अब व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ BMR? एक BMI पढ़ाया था, बॉडी मास इंडेक्स। आज क्या पढ़ा रही हूं? BMR, बेसल मेटाबॉलिक रेट। जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ कि ये BMR इससे पहले हमने कहां पढ़ा था। दिवांशु बेटा आज आपकी फर्स्ट क्लास है तो प्लीज इस क्लास को स्किप कर दो, पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा ये मंडे तक, उसके बाद ट्यूसडे को मुझे कंटिन्यू करना, मेरे साथ जुड़ना। हाँ जी बताइए, ये बेसल मेटाबॉलिक रेट इससे पहले हमने कहाँ पढ़ा था मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी बताओ। और कौन सा हार्मोन था जो BMR को रेगुलेट कर रहा था? 2 हार्मोन करते हैं यहाँ पर काम। स्वाति ने बता दिया, स्वाति ने एकदम सही बताया। इसको हम हिंदी में बोलते हैं आधार उपापचय दर। मैंने इससे पहले बताया था आपको कि जो थायराइड हार्मोन होते हैं वो भी क्या करते हैं, थायराइड हार्मोन भी BMR को रेगुलेट करते हैं। और थायराइड के साथ साथ यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों जो सोमैटोस्टैटिन हार्मोन होता है वो भी क्या करता है, बेसल मेटाबॉलिक रेट को रेगुलेट करता है, आधार उपापचयी दर पर संतुलन बना के रखने का काम करता है। एंड मैंने कहा था व्हाट इज BMR? मैंने कहा था कि जिस रेट से हमारी सेल्स ऑक्सीजन को कंज्यूम करती हैं, ऑक्सीजन का अब्जॉर्प्शन करती हैं, उसी रेट को हम BMR रेट बोलते हैं। जिस दर से मनुष्य के शरीर की कोशिकाएं ऑक्सीजन का अवशोषण करती हैं और उसे काम में लेती हैं, उसी रेट को हम क्या बोलते हैं, आधार उपापचयी दर। तो ये क्या करेंगे, हाँ, ऑक्सीजन कंजप्शन रेट को ही हम क्या बोलते हैं, BMR। एंड BMI क्या होता है, बॉडी मास इंडेक्स, जो पहले पढ़ा चुकी हूं। ओके, तो एग्जाम में कभी क्वेश्चन आ जाए BMR को रेगुलेट करने वाले कौन कौन से हार्मोन हैं, आप बताएंगे बेटा, आप क्या बोलेंगे बेटा कि सोमैटोस्टैटिन, और दूसरा कौन सा था, T3 एंड T4। तो ये तीनों हार्मोन मिलकर इस BMR पर भी काम करते हैं। ठीक है, चलिए मैम ये पॉलीपेप्टाइड हार्मोन भी कहते हैं क्या? दीपक थोड़ा वेट कीजिए। पॉलीपेप्टाइड हार्मोन क्या होते हैं? ऐसे हार्मोन जो प्रोटीन की चेन से मिलकर बने हुए होते हैं। संजू कह रहे हैं मैम मुझे भी समझा दें। संजू आपकी फर्स्ट क्लास है इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा है शायद, आप पहले की क्लास देखेंगे तो ये आपको समझ में आएगा। चलिए, तो ये 3 सेल्स थी पैनक्रियाज से निकलने वाली, कौन कौन सी, अल्फा, बीटा, डेल्टा। अल्फा ने क्या रिलीज किया, ग्लूकागोन, बीटा ने क्या रिलीज किया, इंसुलिन, एंड डेल्टा ने क्या रिलीज किया, सोमैटोस्टैटिन। अब आप में से कुछ बच्चे बोलेंगे मैम एफ सेल क्यों नहीं करवा रही हैं आप, तो मैं कहूंगी एफ सेल पैनक्रियाटिक जूस बनाती हैं, और पैनक्रियाटिक जूस के अंदर एंजाइम होते हैं, और एंजाइम एंड जूस हम डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ते हैं। तो जिस दिन मैं आपको डाइजेस्टिव सिस्टम करवाऊंगी ना, मुझे लगता है इस चैप्टर के बाद हम डाइजेस्टिव सिस्टम ही पढ़ेंगे, उस दिन मैं आपको करवाऊंगी वहां पर
क्या आपको करवाऊंगी। सुरेंद्र बेटा थैंक यू सो मच, आपकी किताब पहुंच गई है। अनुज बेटा आपके पास भी किताब आती होगी आज या कल में, सबके पास पहुंच रही है, क्यों टेंशन ले रहे हैं आप। तो याद रखिएगा कि पैनक्रियाज की एप सेल जूस बनाती हैं, तो वो हम डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ेंगे, यहाँ का हिस्सा नहीं है। हो गया पैनक्रियाज, 4 ग्लैंड कंप्लीट हो गई। कौन कौन सी? थायराइड, पैराथायराइड, मेरे साथ बोला करो ताकि आपको नाम तो याद हो जाए कम से कम। पैराथायराइड, थाइमस, पैनक्रियाज। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट कौन सी पढ़ोगे आप? 5 नंबर पर। चलिए जो आप बोलोगे वो पढ़ा देंगे। एड्रीनल ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड हिंदी में लिखोगे एड्रीनल ग्रंथि, एड्रीनल ग्रंथि, या कभी कभी इसका हिंदी मीडियम वाले बच्चों इसका एक नाम और भी होता है, इसे बोल सकते हैं अधिवृक्क ग्रंथि। अधिवृक्क, वृक्क क्या होते हैं? आपके किडनीज। इस ग्रंथि, ये ग्रंथियां 2 होती हैं नंबर में, एक पेयर, एक जोड़ा होता है, ठीक है। तो ये कहाँ होती हैं? किडनी की अपर साइड पर। अधिवृक्क ग्रंथि, एड्रीनल ग्लैंड, अधिवृक्क ग्रंथि। ध्यान से सुनना बच्चों एक एक बात, इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ब्लैक कलर दिख जाएगा, चलो व्हाइट से लिख लेते हैं, छोड़िए। सुनिए मेरी बात को ध्यान से गौर से सुनिएगा। इस ग्लैंड की अगर कभी आपसे लोकेशन पूछे नहीं, पूछी जाती है, बहुत सारे एग्जाम में पूछी जाती हैं। ये कहाँ होती हैं? तो आप लिखोगे ऑन द अपर साइड ऑफ किडनी, ऑन द अपर साइड ऑफ किडनी। हमारे जो किडनी है, किडनी जिसको गुर्दे बोलते हो आप, वैसे आप कॉमन भाषा में आप गुर्दे बोलिए चाहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन साइंस की लैंग्वेज में वृक्क कहा जाता है किडनी को। तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे क्या लिखेंगे? दोनों वृक्क के ऊपरी भाग पर, दोनों वृक्क के ऊपरी भाग पर। और किडनी कैसी होती है? आपने राजमा खाया होगा, मैंने तो आज ही खाया, तो राजमा की शेप कैसी है? कुछ ऐसा सा दिखता है राजमा, तो ये राजमा जैसी आपकी किडनी होती हैं। और इन्हीं किडनी के ऊपर एक ऐसे, थोड़ा सा नीचे बनाते हैं इसको, रुकिए, यहाँ पर एक किडनी आपका मान लो ये रहा, एक किडनी मान लो आपका ये रहा। तो इन दोनों गुर्दों के ऊपर जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि किडनी की लोकेशन कहाँ होती है, किडनी कहाँ होते हैं, जल्दी बताओ किडनी कहाँ होते हैं। तो ऐसे आपकी किडनी होती हैं, और इस किडनी के अपर वाले पार्ट पर एक एड्रीनल, ये दूसरी किडनी का एड्रीनल, ऐसे। तो याद रखिएगा एक पेयर एड्रीनल ग्लैंड होती हैं, एक जोड़ी। कहां पर? ऑन द अपर साइड ऑफ किडनीज। जल्दी बताइए किडनी कहां होती हैं, किडनी गुर्दे कहां होते हैं? एब्डोमिनल, एक कह रहा वृक्क के ऊपर। संजू, किडनी को हिंदी में वृक्क बोलते हैं। चलो जल्दी बताओ, जल्दी बताइए मुझे कि किडनी कहां होते हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनको किडनी नहीं पता, गुर्दे नहीं पता। तुम्हारे गुर्दे कहां होते हैं? देखो मेरे प्यारे बच्चों, गुर्दे कहाँ होते हैं? यहाँ, लेफ्ट राइट, ये है गुर्दे। इसको बोलते हैं पेरिटोरियल कैविटी, पेरिटोरियल कैविटी। आगे हम पढ़ाएंगे। आप ऐसे कह सकते हैं कि लोअर बैकबोन के साइड, जैसे ये रीढ़ की हड्डी है आपकी, ये यहाँ से कुछ खत्म होती है, तो इसके दोनों साइड, एक लेफ्ट एक राइट, ऐसे यहाँ पर, इसको पेरिटोरियल गुहा कहा जाता है। यहाँ होते हैं किडनी। एक कह रहा है अमाशय। संजू अमाशय पेट है, और पेट में किडनी होते हैं क्या? तुम क्या संजू कुछ भी टाइप कर रहे हो क्या? हाँ, कुछ भी टाइप कर रहे हो, तुम्हें ये नहीं पता गुर्दे कहाँ होते हैं? निकाल लेगा तुम्हारे कोई गुर्दे, तुम्हें पता भी नहीं लगेगा। चलो आइए यहाँ पर, तो ये दोनों किडनी बच्चा, और दोनों किडनी के ऊपर 2 एड्रीनल ग्लैंड, ऐसे। अब मैं इसको क्यों घोट रही हूँ इतना, इसके पीछे रीजन है। ये जो मैंने येलो येलो वाला पार्ट बताया है ना बेटा, ये हमारी एड्रीनल ग्लैंड का, ये कौन सी ग्रंथि है? एड्रीनल, अधिवृक्क ग्रंथि। एक इधर एक इधर। तो ये जो मैंने येलो वाला पार्ट बनाया है ना, इसको कहा जाता है एड्रीनल ग्लैंड का आउटर पार्ट, और आउटर वाले पार्ट को नाम देते हैं कॉर्टेक्स। हिंदी में लिखोगे वल्कुट। तो हमारी जो एड्रीनल ग्लैंड है उसको हम 2 हिस्से में बांटते हैं बच्चों। बाहरी आउटर पार्ट क्या बोलेंगे? कॉर्टेक्स। अब इनर वाले को लाल कलर के पेन से बना देती हूं, ये इनर है, ये अंदर वाला पार्ट है इसका, और अंदर वाले का नाम होता है मेड्यूला, मेड्यूला। तो अंदर वाले को दिखा दो, लाल कलर वाले को, कौन सा? मैं लाल से लिखूंगी नहीं, लिख देती हूं व्हाइट से। तो अंदर वाला क्या होगा बच्चों? मेड्यूला, और हिंदी में बोलेंगे
पिंड। तो एड्रिनल ग्लैंड को आप दो हिस्सों में बांटते हो, आउटर एंड इनर। आउटर इज नॉन एज कॉर्टेक्स एंड इनर इज नॉन एज मेडुला। अब मैम अलग अलग क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि बच्चा अलग अलग ही हार्मोन बनाते हैं। इस पार्ट से अलग हार्मोन निकलेंगे, इस पार्ट से अलग हार्मोन निकलेंगे, इसलिए हमारी भी मजबूरी है कि हमें अलग अलग पढ़ना पड़ेगा। बताओ पहले किस पार्ट से लिखूं? पहले लिख दूं मेडुला? चलो तो पहले मेडुला वाले पढ़ लेते हैं कि मेडुला से कौन कौन से हार्मोन रिलीज करेगी एड्रिनल ग्लैंड। तो जो अंदर वाला पार्ट है ना मेडुला, मेडुला कौन सा है? इनर पार्ट। तो इससे बच्चा दो हार्मोन निकलते हैं। मेडुला पार्ट दो हार्मोन रिलीज करता है। कौन कौन सा हार्मोन? तो सुनिएगा जरा। पहले का नाम होता है एड्रीनिलीन हार्मोन। कौन सा? एड्रीनिलीन, सेम नाम हिंदी में है एड्रीनिलीन। और दूसरी साइड पर आता है नोर एड्रीनिलीन। नोर लगा दो, नोर एड्रीनिलीन, हिंदी में सेम नाम है। लेकिन बच्चों इन हार्मोन का एक एक नाम और भी होता है, और लगाइए बीच में, अथवा लगाइएगा। इसको हम एपिनेफ्रीन, एपिनेफ्रीन भी बोलते हैं। एपिनेफ्रीन सेम नाम हिंदी में है एपिनेफ्रीन। और उधर वाला हो जाएगा नोरएपिनेफ्रीन, नोरएपिनेफ्रीन। तो कभी आपसे एग्जाम में पूछा, क्या पूछा आपसे एग्जाम में? पूछा कि एड्रेनलिन या एपिनेफ्रीन या नोरएड्रेनलिन या नोरएपिनेफ्रीन हार्मोन कौन सी ग्रंथि रिलीज करती है? क्या आंसर दोगे? अधिवृक्क ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि। या आप आंसर क्या दोगे? एड्रीनल ग्लैंड, एड्रीनल ग्रंथि। हो गया? तो मैम आपने बताया क्या कि एड्रीनल ग्लैंड के इनर वाले पार्ट से, जिसको हम मेडुला बोलते हैं, उससे दो हार्मोन निकलते हैं। और ये दोनों हार्मोन क्या करते हैं? अब इसका फंक्शन, एक हो गया एड्रीनलिन, एक हो गया नोरएड्रेनलिन। और इन दोनों हार्मोन को जब एक साथ जोड़ोगे तो इनको हम इमरजेंसी हार्मोन भी बोलते हैं। मैम समझ नहीं आ रहा है, राहुल कह रहे हैं। राहुल क्या समझ में नहीं आया? क्या आपने प्रीवियस क्लास पढ़ी है मेरी? अगर नहीं पढ़ी तो प्लीज आप जाइए, जाकर प्रीवियस क्लास देखिए, ठीक है? उसके बाद समझ में आएगा। मुझे भी पता है अगर आप आज देख रहे होंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, इसलिए तो बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि पिछली क्लासेस देख लीजिए बैठकर। कल इतवार है, संडे है कल, तो बैठ के देख लीजिए, फिर मंडे को देख लीजिए, ट्यूसडे आप मेरे साथ नए चैप्टर में जुड़ जाइएगा। फालतू में आप, एक सुखदेव सिंह कह रहे हैं हाउ मेनी हार्मोन्स इन ह्यूमन बॉडी। बेटा आप काउंट नहीं कर सकते सुखदेव, मुझे लगता है आज आप भी आज आए होंगे क्लास में, मैं हार्मोन पढ़ा रही हूँ, उसके बाद आप सारे हार्मोन काउंट कर लेना, फिर आप मुझे बता देना कितने हार्मोन पढ़े आपने, ठीक है? चलो आइए। तो इन दोनों हार्मोन को बोलते हैं, थोड़ा सा कॉमन सेंस के साथ क्लास में बैठा करें और वही चीजें, वही क्वेश्चन पूछा करें जो आपके एग्जाम से रिलेटेड हो, ठीक है? फालतू नहीं करा करें यहाँ पर कि ये क्या है वो क्या है ना, वो कमेंट अगर आप करोगे तो थोड़ा सा प्लीज, है ना? चलिए, तो अमित सिंह कह रहे हैं मेरी भी पहली क्लास है। अगर आपकी पहली क्लास है तो प्लीज प्लीज प्रीवियस क्लास देखिए, बीच में से चैप्टर नहीं समझ में आने का है, बार बार मेरा टाइम ना खराब करें, समय कीमती है बच्चा, मेरा भी और आपका भी। आइए यहाँ पर कि एड्रेनलिन और नॉरएड्रेनल हार्मोन को एक साथ मिलाकर बोलते हैं इमरजेंसी हार्मोन। कौन से हार्मोन? इमरजेंसी। और हिंदी में बोलेंगे आपातकालीन हार्मोन, आपातकालीन हार्मोन। एग्जाम में यही क्वेश्चन आता है कि विच ग्लैंड रिलीज इमरजेंसी हार्मोन। कौन सी ग्रंथि इमरजेंसी हार्मोन रिलीज करती है? किस ग्रंथि के द्वारा आपातकालीन हार्मोन निकलते हैं? बताओ कौन सी ग्रंथि है? एड्रीनल ग्लैंड। फिर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा विच हार्मोन्स आर आल्सो नोन एज इमरजेंसी हार्मोन। आप क्या बताएंगे? एड्रेनलिन एंड नॉरएड्रेनलिन, एपिनेफ्रिन एंड नेफ्रिन। अब मैम हमने इनको इमरजेंसी हार्मोन का नाम क्यों दिया? किस टाइप की इमरजेंसी? क्या हमारे शरीर में भी इमरजेंसी लगती है? यस, बिल्कुल। कब लगती है ये इमरजेंसी? जब आपको बेसिकली किसी चीज से डर लगता है, और डर सबको लगता है, ऐसा कोई इंसान नहीं है इस धरती पर जिसको डर नहीं लगता।
सबको अलग अलग टाइप के फोबिया होते हैं। जैसे किसी को हाइट पे जाने पर फोबिया होता है, किसी को पानी से फोबिया होता है, हाइड्रोफोबिया होता है, ऐसे बहुत सारे फोबिया होते हैं। बेसिकली जब आपके शरीर में आपको डर लग रहा है किसी भी चीज का, हाँ, जब भी किसी को आप बेसिकली क्या कहते हैं, आपको किसी भी चीज से डर लगता है ना, तब ये हार्मोन निकलते हैं। जैसे मैम, जैसे मान लीजिए आप अपने घर से कहीं पर जा रहे हैं, आप अपने घर से कोचिंग इंस्टीट्यूट जा रहे हैं। जैसे ही आप कोचिंग इंस्टीट्यूट जा रहे हैं तो बीच में आपके पीछे एक पागल कुत्ता पड़ गया। पागल कुत्ता पड़ गया, आपको पता है ये कुत्ता कम से कम 10 लोगों को काट चुका है, अब 11वां नंबर मेरा है। तो उस टाइम पर आपके बॉडी में क्या क्या चेंजेस आएंगे उस कुत्ते को देखकर आपके शरीर में। जब अरे भाई, जब आपको डर लगता है तो क्या क्या होता है। तो ये हार्मोन कब निकलते हैं बच्चों, ये हार्मोन इमरजेंसी कंडीशंस में। और क्या करते हैं, इमरजेंसी कंडीशन में बायोलॉजिकल चेंजेस करवाते हैं। अब ये बायोलॉजिकल चेंजेस क्या होते हैं, जैविक बदलाव। बच्चा इस लाइन का मतलब क्या है बेटा, मुझे बताओ जल्दी से। जब आपके पीछे पागल कुत्ता पड़ेगा तो आपके शरीर में क्या क्या बदलाव आएंगे। सबसे पहला बेटा आपको आएगा पसीना, आएगा कि नहीं आएगा, स्वेटिंग फास्ट होने लग जाएगा, पसीना बहुत ज्यादा आएगा मैम। दूसरा आपको शिवरिंग होने लग जाएगी, आपके हाथ पैर कांपेंगे, कंप कपाना, हाँ जी मैम होगा। तीसरा आपके गूसबम्स, रोंगटे खड़े हो जाएंगे, होते हैं ना गूसबम्स आएंगे, रोंगटे खड़े हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद बेटा आपका गले वाला पार्ट सूख जाएगा। ऐसे गले में क्या होगा, सूखन सी, एकदम प्यास सी लगेगी। क्यों? क्योंकि आपके माउथ में सलाइवा डिक्रीज हो जाता है। और सलाइवा का मतलब क्या होता है, लार कम बनेगा। उसके अलावा बताओ, उसके अलावा मैम क्या होगा, और हमारी हार्ट बीट बहुत तेज हो जाती हैं, दिल बहुत तेज से धड़कने लग जाता है, सांसें बहुत तेज से लेने लग जाते हो, रेस्पिरेशन, श्वसन बहुत तेज हो जाता है, रेस्पिरेशन तेज हो जाता है। तो ये इस प्रकार के चेंजेस होते हैं ना, इनको हम बायोलॉजिकल चेंजेस बोलते हैं। और ये कौन से हार्मोन करवाते हैं, इमरजेंसी हार्मोन बोले तो एपिनेफ्रिन और नोर एपिनेफ्रिन। तो जब भी आपको किसी चीज से डर लगता है ना, तो बेटा उस डर लगने के समय पर, जैसे मैं अगर रात को आपको 12 बजे कब्रिस्तान भेज दूं तो आप में ये सारे चीजें आएंगी, सब चीजें दिखेंगी। पसीना आएगा, आपकी हथेली में पसीना आ जाएगा बहुत जल्दी, आप कंप कपाने लग जाओगे, आपके गूसबम्स आ जाएंगे, सलाइवा डिक्रीज हो जाएगा, दिल तो ऐसे करेगा जैसे फट के निकल के बाहर आ जाएगा, हार्ट बीट तेज हो जाएंगी, लंबी और बहुत तेज सांसें लेने लग जाओगे। तो ये सब कहलाते हैं बायोलॉजिकल चेंजेस। तो जब कभी आपके शरीर में इमरजेंसी कंडीशन लगती है तो कौन से हार्मोन बायोलॉजिकल चेंजेस लाएंगे, आप बताओगे एपिनेफ्रिन और नेफ्रिन। पागल कुत्ते को देखा, पागल कुत्ते को देख लिया आपने, देखा तो ये सारे बदलाव आए। अब आप क्या करोगे, आपके पास 2 ऑप्शन होंगे। ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा, या तो मैं पत्थर लूं और इस कुत्ते का सामना करूं और इस कुत्ते को भगा दूं मैं वहां से, या मैं खुद भाग जाऊं, अपनी जान बचा लूं। तो कहने का मतलब है बच्चा कि आपके बॉडी में उस टाइम पर 2 चीजें आएंगी और इसको बोला जाता है डू और डाई। उस समय पर आपको क्या चीज दिखेंगी, जब आपको डर लगेगा। ये सारी चीजें कब आती हैं, जब आपको फियर महसूस होता है, डर लगता है। और जब डर लगेगा ना तो ये 3 चीजें चल रही होंगी आपके खोपड़ी में। क्या क्या, पहला फियर, डर लग रहा है किसी भी चीज से। दूसरा फाइट, फाइट का मतलब है यहाँ पर FIGHT, लड़ाई। तीसरा है फ्लाइट, फ्लाइट का मतलब फ्लाइट पकड़ो और भाग जाओ, वो वाला नहीं है। फ्लाइट का मतलब है यहाँ से भाग जाओ, उस सिचुएशन से भाग जाओ, या वहां से दूर हो जाओ, या वहां से उड़ जाओ। अब उड़ जाने का मतलब ये नहीं है अपने पंख खोलो और वह सोनपरी की तरह वहां से उड़ जाओ, मतलब उस जगह से हट जाओ आप। तो बेटा कहने का मतलब, सबसे पहले तो किसी भी इमरजेंसी कंडीशन से मुझे डर लगा, फियर हुआ, डर लगा तो ये सारे चीजें बदलाव हुई। दूसरा
अब आपके मन में आवाज आएगी कि इस डर के खिलाफ मैं क्या करूं, लड़ाई करूं, इस कुत्ते से मैं लड़ूंगा, इसको मैं पत्थर मारूंगा और ये वहां से भाग जाएगा। तो मतलब आपने फाइट की उस चीज के साथ, उस डर का सामना किया आपने बेसिकली, है ना। और तीसरा, अगर नहीं कर पाए सामना तो भैया यहाँ से भागो, अगर नहीं भागोगे वहां से तो कुत्ता आपको काट जाएगा। तो बताओ ये हार्मोन अच्छे हैं या नहीं? अच्छे हैं बेटा, ये लाइफ सेविंग हार्मोन कहलाते हैं, जीवन की रक्षा करने वाले। अगर बेटा उस टाइम आपको डर नहीं लगा होता, अगर डर महसूस नहीं हुआ होता, तो कुत्ता आता और आराम से काट के आपको चला जाता, है ना। ऐसे अगर कब्रिस्तान में जाते और कब्रिस्तान में अगर आपको डर नहीं लगता तो बेटा भूत आता और आपको खा जाता, है ना। देखा है कभी भूत वगैरह? तो मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो बेटा याद रखिएगा, फियर का मतलब है डर, फाइट का मतलब है लड़ाई, फ्लाइट का मतलब है भाग जाओ। इसीलिए हम एड्रीनल ग्लैंड को कहते हैं क्या? डू और डाई ग्लैंड। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, डू और डाई ग्लैंड, करो या मरो ग्रंथि। हिंदी में 2-3 नाम होते हैं, करो या मरो, करो या भागो, करो या उड़ जाओ। तो कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि या तो करो या मरो। इस ग्रंथि का नाम बताइए, कौन सी ग्रंथि? अधिवृक्क, एड्रीनल ग्लैंड। ओके। और एड्रीनल ग्लैंड से निकलने वाले इमरजेंसी हार्मोन्स क्या कहलाते हैं? एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन। अब मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से सुनो, फियर का 1 F, फाइट का 2 F, फ्लाइट का 3 F। कितने F को कंट्रोल कर रहा है ये पार्ट? 3 F। इसीलिए मैंने लिखवाया था कि एड्रीनल ग्लैंड को हम 3F ग्रंथि भी कहते हैं। मुझे लगता है आज आपको F का मीनिंग समझ में आया। एग्जाम में कभी क्वेश्चन आए कि इन 3F का मीनिंग क्या है, आप क्या बताओगे? फियर, फाइट, फ्लाइट। और किस ग्रंथि को हम 3F ग्रंथि बोलते हैं? एड्रीनल ग्लैंड, अधिवृक्क ग्रंथि। क्लियर है? हाँ या ना? हाँ है तो चलूँ आगे। तो बेटा जो मेडुला वाला पार्ट है वो ये 2 हार्मोन बनाएगा, और डू और डाई, फ्लाइट या डू और फ्लाइट, ऐसे कुछ भी आप इसके नाम दे सकते हो। ये हो गया मेडुला वाला पार्ट कंप्लीट। अब चलेंगे हम आउटर वाले पार्ट पर, और आउटर कौन सा है? आउटर कॉर्टेक्स। अब चलेंगे हम कॉर्टेक्स वाले भाग पर। कॉर्टेक्स किसका है? अभी बनाया था ना प्रीवियस स्लाइड में, बाहरी भाग कॉर्टेक्स, जिसको हम क्या बोलेंगे? वल्कुट भाग। और कॉर्टेक्स क्या करता है बच्चा? 3 हार्मोन रिलीज करता है। कितने हार्मोन बोलो जरा? 3। लिखो जरा, वहाँ 2 बने थे, यहाँ 3 बनेंगे मेरे प्यारे बच्चों। बड़े बड़े नाम हैं पर घबराना नहीं है। पहला है ग्लूकोकोर्टिकोइड्स। कौन सा? ग्लूकोकोर्टिकोइड्स। हिंदी में सेम नाम है, ग्लूकोकोर्टिकोइड्स, ग्लूकोकोर्टिकोइड्स। दूसरा लिखो बेटा, मिनरेलोकोर्टिकोइड्स, मिनरेलोकोर्टिकोइड्स। कोर्टिकोइड्स के आगे मिनरेलो लगा दो, हिंदी में सेम नाम है, मिनरेलोकोर्टिकोइड्स। कुछ बच्चे तो भाग गए होंगे ऐसे ऐसे नाम देखकर। भागना नहीं है बच्चा, अभी बताया था डर के आगे जीत है। और तीसरे होते हैं एंड्रोजन हार्मोन। कौन से हार्मोन? एंड्रोजन। हिंदी में सेम नाम बोलेंगे, एंड्रोजन हार्मोन, एंड्रोजन हार्मोन। तो बेटा जो आपका एड्रिनल ग्लैंड है उसके आउटर पार्ट से 3 हार्मोन रिलीज होते हैं। कौन कौन से? ग्लूकोकोर्टिकोइड्स, मिनरेलोकोर्टिकोइड्स एंड एंड्रोजन हार्मोन। अब बात करेंगे इन हार्मोन के फंक्शंस की। पहले एक बार बोलो जल्दी से, 1 मिनट देती हूँ, सब लोग बोलो, इन नाम के प्रोनाउंसिएशन करो आप। इन नाम को जरा एक बार बोलिएगा सब लोग अपने अपने घर में बैठकर। बोलिए। चलो आइए जरा बेटा, इन तीनों हार्मोन को एक साथ मिलाकर कहा जाता है कोर्टिकोइड्स हार्मोन्स। अगर कोई आपसे पूछ ले कि कोर्टिकोइड्स हार्मोन जो हैं, कोर्टिकोइड्स हार्मोन
कौन सी ग्रंथि रिलीज करती है? तो आप क्या बताओगे कि कौन सी ग्रंथि चल रही है बेटा? एड्रीनल ग्लैंड चल रही है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा क्या कि जो कोर्टिकोइड्स हार्मोन होते हैं, अच्छा यहाँ लिखा नहीं जाएगा शायद, ये एड्रीनल ग्लैंड समझ गए होंगे ना, कि कौन सी ग्रंथि कोर्टिकोइड्स हार्मोन रिलीज करती हैं? आप क्या बोलोगे बच्चा? कॉर्टेक्स किसका? एड्रीनल ग्लैंड का आउटर पार्ट। हो गया? चलिए अब बेटा इन तीनों को बोलते हैं कोर्टिकोइड्स। अब हम बात करते हैं इसके बारे में, किसके बारे में? ग्लूकोकोर्टिकोइड्स के बारे में। जब हम ग्लूकोकोर्टिकोइड्स के बारे में बात करेंगे तो इसका फंक्शन लिखेंगे कि क्या काम करता है ये ग्लूकोकोर्टिकोइड्स। इस ग्लूकोकोर्टिकोइड्स का काम होता है, यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे बच्चों, क्या इस नाम को जब आप पढ़ोगे तो आपको यहाँ पर कोर्टिकोइड्स के आगे क्या मिलेगा? ग्लूको जुड़ा हुआ मिलेगा। और यहाँ पर ग्लूको का मतलब है ग्लूकोज रेगुलेशन। और ग्लूकोज क्या होती है बेटा? शुगर होती है। कितनी बार बताऊँ ये? तो ये काम करता है शुगर रेगुलेशन का। शुगर रेगुलेशन हिंदी में बोलेंगे शर्करा की मात्रा पर संतुलन। शर्करा की मात्रा पर संतुलन। तो इसने क्या किया? इसने किया मैम शुगर रेगुलेशन। किसका? ग्लूकोज का। देखो इससे पहले मैंने आपको बताया था मेरे प्यारे बच्चों कि जो इंसुलिन होता है वो भी क्या करता है? शुगर रेगुलेशन का काम करता है। लेकिन इंसुलिन ने ब्लड में शुगर रेगुलेट किया। अब बेटा ग्लूकोकोर्टिकोइड्स क्या करेगा? किस सेल या किस टिश्यू या कौन से ऑर्गन के पास ग्लूकोज की मात्रा की कमी है तो मैं वहां पर ग्लूकोज पहुंचा दूं, अपने साथ ग्लूकोज को घोल के ले जाऊं और वहां पर पहुंचा दूं। ठीक है, तो याद रखिएगा ये शुगर रेगुलेशन का काम किया ग्लूकोकोर्टिकोइड्स ने। दूसरा बच्चों यही हार्मोन एक और काम करता है, और कौन सा? तो ये काम करता है दूसरा काम स्ट्रेस रेगुलेशन का। स्ट्रेस का मतलब क्या होता है? तनाव। किस बात का कब कितना स्ट्रेस होना चाहिए, कितना तनाव होना चाहिए, तनाव नियंत्रण का काम करता है। जैसे आपने देखा होगा बच्चा, किसी जब आपने कोई एग्ज़ाम दिया उसमें आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो उस दिन क्या हो जाता है बच्चा? मैम आप किस किस दिन पढ़ाती हो? बेटा मैं मंडे से सैटरडे लगातार पढ़ाती हूँ 6:30 से 8, और मंडे से फ्राइडे अंकुर सर पढ़ाएंगे 1 से 2:30 आपको। ठीक है, हो गया संजू? चलिए, तो जैसे आपने कोई एग्ज़ाम दिया तो वो क्लियर नहीं हुआ तो आपको स्ट्रेस हो गया। बाद में उस स्ट्रेस को कम स्ट्रेस जो होता है ना वो हमारे ब्रेन में न्यूरॉन्स हैं, इनकी वजह से होता है, या आपके ब्रेन के अंदर कुछ अलग टाइप के हार्मोन्स बनने लग जाते हैं, अलग टाइप के केमिकल निकलने लग जाते हैं, और उस टाइम पर आपको स्ट्रेस ज़्यादा फील होता है। फिर क्या करता है? उस स्ट्रेस को धीरे धीरे कम करने का काम ये हार्मोन करता है, याद रखिएगा। तो इसने क्या कर दिया? 2 काम कर दिया, शुगर रेगुलेशन का, स्ट्रेस रेगुलेशन का। और इसी हार्मोन का, ग्लूकोकोर्टिकोइड्स को ही हम कोर्टिसोल हार्मोन भी बोलते हैं। तो कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि कोर्टिसोल हार्मोन इज द अनदर नेम ऑफ विच हार्मोन, आप क्या बताओगे? ग्लूकोकोर्टिकोइड्स। या एग्जाम में क्वेश्चन आए कि कोर्टिसोल हार्मोन रिलीज्ड बाय विच ग्लैंड, कौन सा ग्लैंड? एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड। हो गया? चलिए, तो इसके 2 ही फंक्शन थे, दोनों याद रखना, शुगर रेगुलेशन, स्ट्रेस रेगुलेशन। अब आते हैं मिनरेलोकोर्टिकोइड्स का फंक्शन। और मिनरेलोकोर्टिकोइड्स का फंक्शन क्या होता है? इसका काम होता है मिनरल्स पर रेगुलेशन करना। मिनरल्स क्या होते हैं? जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, सोडियम, क्लोरीन, ये सब। और मेनली किस मिनरल पर? तो बेटा सोल्ट रेगुलेशन। सोल्ट रेगुलेशन का काम करता है ये। नमक की मात्रा पर संतुलन बना के रखता है, नमक नियंत्रण का काम करता है, सोल्ट रेगुलेशन का काम करेगा हमारे बॉडी में। और ये एंड्रोजन हार्मोन क्या करते हैं? एक ही काम है इसका, मिनरेलोकोर्टिकोइड्स का एक ही काम है। ठीक है, अब ये एंड्रोजन हार्मोन क्या करते हैं? तो एंड्रोजन हार्मोन का काम होता है सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप्ड करवाना, सेक्सुअल कैरेक्टर बनाना, फॉर्मेशन ऑफ सेक्सुअल कैरेक्टर। जो लैंगिक लक्षण होते हैं उन्हें बनाने का काम करता है। लैंगिक लक्षण, वो लक्षण जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हिस्सा होते हैं और जिनके डेवलपमेंट से आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रॉपर काम करता है।
मैम थोड़ा स्लो, ओके हम थोड़ा स्लो पढ़ा देंगे स्वाति अगर ज़्यादा हो रहे हैं तो। एक बार फिर से सारे देख लीजिए क्या क्या नाम लिखे हैं और उसके बाद मैंने क्या क्या आपको पढ़ाया है। तो मैंने बोला कि जो आपका आउटर पार्ट है कॉर्टेक्स, उससे 3 हार्मोन रिलीज होंगे। विच हार्मोन? ग्लूकोकोर्टिकोइड्स, मिनरलोकोर्टिकोइड्स एंड एंड्रोजन। ग्लूकोकोर्टिकोइड्स ने शुगर रेगुलेशन, स्ट्रेस रेगुलेशन, मिनरलोकोर्टिकोइड्स ने सॉल्ट रेगुलेशन और एंड्रोजन हार्मोन प्रजनन तंत्र में मादा हो या नर हो, लड़का हो या लड़की, उनमें लैंगिक लक्षण बनाने का काम करता है। अब ज़रा आइएगा यहाँ पर ध्यान से मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखोगे तो आपको एक चीज़ दिखेगी। शुगर का 1 S दिखेगा, स्ट्रेस का 2 S दिखेगा और सॉल्ट का 3 S दिखेगा और सेक्सुअल कैरेक्टर का 4 S दिखेगा। तो मुझे बताओ इसको मैंने क्या बोला? 4S ग्लैंड, 4S ग्रंथि। और इतनी थोड़ी देर पहले बताया था 3F। तो ये ग्रंथि 3F को कंट्रोल करती है, फियर फाइट फ्लाइट, एंड 4S को शुगर, सॉल्ट, सेक्सुअल कैरेक्टर और आपका स्ट्रेस रेगुलेशन। इसीलिए एग्जाम में क्वेश्चन आता है किस ग्रंथि को 4S ग्रंथि का नाम दिया जाता है, किस ग्रंथि को 3F ग्रंथि का नाम दिया जाता है, और किस ग्रंथि को इमरजेंसी ग्लैंड बोलते हैं, और किस ग्रंथि को डू और डाई, डू और फाइट, ऐसा कुछ करो या मरो, करो या भागो, करो या उड़ो, ये सब किसके नाम हैं? आप बताओगे एड्रीनल ग्लैंड के। और जो कहाँ होती हैं? हमारी किडनीज के ऊपर। कितनी? 2। अब किसी को डाउट हो यहाँ तक तो पूछिए जरा। हाँ जी पूछ सकते हैं, बड़ी जरूरी ग्रंथि है मैम, एग्जाम में आता है। कोर्टिकोइड्स हार्मोन कौन रिलीज करता है? आप बताओगे एड्रीनल, या पूछो कोर्टिसोल कौन रिलीज करता है? एड्रीनल ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड। हाँ जी, ये सारे फंक्शंस हैं, आप अच्छे से नोट कर सकते हैं इस चीज़ को। अगर इतना नोट कर लिया है तो फिर हम अब आगे आपको पढ़ाएंगे नेक्स्ट किसके बारे में? तो नेक्स्ट पढ़ाएंगे अब हम इस ग्रंथि के, अगर ये ग्रंथि ढंग से काम नहीं करेगी तो बेटा कुछ बीमारियों का सामना करना पड़ जाएगा आपको। अगर ये ग्रंथि ढंग से काम नहीं करेगी तो इससे निकलने वाले हार्मोन कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, और फिर बीमारियां होंगी। जब जब हार्मोन इम्बैलेंस होते हैं तब तब आपको बीमारियों का सामना करना पड़ता है। जैसे मैंने पढ़ाया था कि थायराइड हार्मोन कम ज़्यादा हो जाएगा, तो देखो कितने सारे नाम नोट करवाए थे, क्रेटिनिज्म, माइक्सोइडेमा, गोइटर, याद है आपको? ऐसे ही यहाँ पर भी अगर ये हार्मोन कम ज़्यादा हो गए तो हमें कौन कौन सी बीमारियों का सामना करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट लिखेंगे डिसऑर्डर ऑफ एड्रीनल ग्लैंड। डिसऑर्डर का मतलब क्या है बच्चा? डिसऑर्डर का मतलब है बीमारियां, कि अगर ये ग्रंथि प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेगी तो कौन कौन से डिसऑर्डर होंगे, कौन कौन सी बीमारियां होंगी, तो वही हमें पढ़ना है। तो लिखिए जरा, अगर ये ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन कम हुए, और कम को क्या बोलते हैं हम? हाइपोसिक्रेशन बोलते हैं ना। कम को क्या बोलते हैं? हाइपोसिक्रेशन। अल्पश्रावण, अल्पश्रावण। और अगर ये ज्यादा हुए तो भी दिक्कत है बेटा। हार्मोन ना प्रॉपर अमाउंट में निकलना चाहिए, ना कम ना ज्यादा, ना इनकी अति अच्छी है ना इनकी कमी अच्छी है ना। तो ज्यादा श्रावण, ज्यादा बन गए, ना कम ना ज्यादा, अपना जितना बनना है उतना ही बनिए। चलिए एपिनेफ्रिन बता दीजिए, दीपक बता तो दिया। एपिनेफ्रिन और नॉरएड्रेनालिन एक ही बात होती है, एक ही बात होती है। चलिए सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर कि इसमें इस हार्मोन की कमी से कौन सी बीमारी होती है। तो इसकी कमी से सबसे पहली बीमारी होती है एडिसन्स डिजीज। ये एग्जाम में आते हैं बच्चों, ऐसा का ऐसा आएगा, एडिसन्स डिजीज, एडिसन्स डिजीज, एडिसन रोग। एग्जाम में आता है कि एडिसन रोग किसके डिसऑर्डर माने जाते हैं, किस बीमारी का डिसऑर्डर एडिसन डिजीज है, एडिसन रोग है। तो बताइए जरा किसके, किस बीमारी का हो जाएगा? आप बताओगे एड्रीनल ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड।
चलिए, अब इस बीमारी में क्या होगा? इस बीमारी में बेसिकली क्या होता है, एक तो इस बीमारी में जिस इंसान में ये एडिसन्स डिजीज़ होगी ना, उसमें पहली बात तो उसका वेट कम हो जाता है, वेट लॉस, उसका वज़न कम हो जाता है, वज़न वेट डिक्रीज, वज़न कम हो जाएगा उसके शरीर का। दूसरा बच्चा, उस इंसान का लो आईक्यू लेवल तो समझते होंगे आप, है ना, उसका आईक्यू लेवल बहुत ही कम हो जाएगा। आप समझ रहे हैं, अगर किसी का आईक्यू लेवल कम हो रहा है तो वो मेंटली मतलब स्ट्रांग नहीं है, ना किसी चीज़ को ढंग से समझ पा रहा है, ना किसी चीज़ में, ना उनका कॉमन सेंस है, ना उनकी रीजनिंग अच्छी है, मतलब समझ रहे हैं आप, है ना। और तीसरा, ऐसे लोगों की जो स्किन है उसमें भी इन्फेक्शन सा रहता है, स्किन ड्राई रहती है और स्किन में इन्फेक्शन रहता है, स्किन उनकी सूख जाती है, मतलब उनकी त्वचा में सूखापन सा रहता है, वज़न कम रहता है और लो आईक्यू लेवल, मतलब मेंटली तो वो कमज़ोर होते हैं, मेंटली वीक होते हैं। तो बेटा आपको प्रॉपर जब आपके शरीर में ये हार्मोन का बैलेंस नहीं रहेंगे तो बेटा तुम समझ रहे हो कि हार्मोन बैलेंस रहना कितना ज़रूरी है। मतलब आपकी मेंटल, आपकी फिजिकल ग्रोथ के लिए हार्मोन्स बहुत ज़रूरी होते हैं, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। चलिए नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करते हैं कि अगर ये ज़्यादा हो गया तो क्या हो जाएगा। ज़्यादा होने से भी एक बीमारी होती है और उस बीमारी को बोलते हैं हम कुशिंग सिंड्रोम। कुशिंग सिंड्रोम, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, कुशिंग सिंड्रोम, दोनों क्वेश्चन पूछ जाते हैं एग्जाम में, कुशिंग सिंड्रोम। और इस सिंड्रोम में क्या होता है, इस सिंड्रोम में जब एड्रीनल ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन हाइपर हो जाएं, हाइपर का मतलब क्या है, वो ज़्यादा बन जाएं, तब क्या होगा, कुशिंग सिंड्रोम होगा। और इस सिंड्रोम में क्या क्या देखने को मिलेगा, इस सिंड्रोम में जिस इंसान को होगा उस इंसान का एक तो वेट बढ़ जाएगा, उसका वज़न इंक्रीज हो जाएगा, वेट बढ़ जाएगा। दूसरा बच्चा वहाँ पर क्या होगा, उस इंसान का फेस पर भी फेस पर फैट जम जाता है, फेस पर फैट वसा जम जाती है और फेस जो है ना वो बेटा ऐसे हो जाता है, मून शेप में हो जाता है, उसका जो चेहरा है ना वो मून शेप, चंद्रमा के जैसा, ऐसे कुछ ऐसा सा, चांद कैसा बनता है, कैसा बनाऊं चांद में, ऐसा सा बना दूं चांद ऐसा। एक्चुअली होता क्या है, एक तो फेस पे बहुत ज़्यादा फैट आ जाएगा और स्किन सी लटक जाएगी, और ये जो स्किन है ना यहाँ वाली, ये वापस ऐसे हो जाती है, ऐसे ऐसे, पता नहीं है बहुत वियर्ड लग रही होंगी तुम लोगों को दिखने में, और वो ऐसे हो जाती है, ऐसे पूरी एकदम मून जैसा शेप हो जाता है, यहाँ से चीज़ें ना ये ऐसे चली जाती है, ऐसे नीचे वाला ऐसे राउंड राउंड सा होकर ऐसे, तो इसको बोलते हैं कुशिंग सिंड्रोम। और ये जो आँख है ना, ये आँखों की पुतली है, ये बाहर निकल आती हैं उसकी, ये जो आँख की जो आपका पुतली है ना, आयरिस के बीच में जो प्यूपिल होता है पुतली, वो ऐसे बाहर निकल जाएंगी, आँख ऐसे बाहर होंगी और किसी इंसान का ऐसा होगा, तो सोचिए अब कैसा होगा वो दिखने में। कुछ मैं आपको फ़ोन में डायग्राम दिखाऊं इसका नेट पे, तो आप शायद समझ पाओ कि कुशिंग सिंड्रोम कैसा होता है। पेट आपका लटक जाएगा, क्योंकि दिखाती हूँ, अगर मैंने इमेज फ़ोन से दिख जाएगा क्या, ये रहा, अगर दिख रहा होगा आपको मेरे फ़ोन से तो ये देखिए, इस पे साफ साफ लिखा हुआ है मून फेस, ऐसे पेट उसका पूरा एक पेट वाला पार्ट है ना, एब्डोमिनल वाला पार्ट, ये फूल जाता है। और उसके अलावा क्या होता है, ओबेसिटी स्टेज में रहता है हमेशा वो। और उसके अलावा ये देखो फेस के ऊपर कितना फैट जमा हुआ है, ये देखो कितना जमा हुआ है, और इसका ये देखो फेस एकदम ऐसे, ये वाला डिस्टेंस ऐसे हो जाता है, इंसान ऐसे, देखा होगा आपने अगर कोई ऐसे कहीं ना कहीं के इंसान कोई टकराया होगा।
मतलब शरीर जो है उसकी ओवर ग्रोथ हो जाती है, पेट वगैरह निकल जाता है। आप ये मान लो कि उसका जो शरीर है ना उसकी ओवर ग्रोथ, बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो जाती है, इतनी ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए, इधर हो नहीं रही और इधर ज़्यादा हो जाती है, ओवर ग्रोथ हो जाती है। ओवर ग्रोथ का मतलब है कुछ ज़्यादा ही वजन बढ़ जाएगा, इतना भी नहीं होना चाहिए। ओवर ग्रोथ, पेट वगैरह फूल जाएगा, मुंह पे फैट जम जाएगा, ओवर ग्रोथ हो जाती है। दिख नहीं रहा, आप खुद देख लेना नेट पे, इसको डाल लेना कुसिंग। एक रहा हिंदी में बेटा क्या बताऊं, कुसिंग सिंड्रोम को कुसिंग सिंड्रोम ही कहा जाएगा। वेट इंक्रीज, वजन बढ़ गया, फेस पर क्या जम गया, वसा जम गई, मून शेप, जो उसका फेस है, उसका चेहरा है वो चंद्रमा के जैसा दिखने लग जाएगा, चांद के जैसा, और वजन उसके शरीर की कुछ ज़्यादा ही ग्रोथ हो जाएगी, एक्सेस ग्रोथ हो जाएगी। ठीक है, तो ये बेटा थी आपकी कौन सी ग्लैंड मेरे प्यारे बच्चों, ये एड्रीनल ग्लैंड थी। और एड्रीनल ग्लैंड से निकलने वाले हॉर्मोन्स थे जो आपने पढ़ लिए हैं। इतने ही आते हैं इस ग्लैंड से, यही क्वेश्चन पूछेगा, इससे ज़्यादा कोई क्वेश्चन आपसे यहाँ से नहीं पूछा जाएगा। चलिए, तो अब आपकी कितनी ग्लैंड्स कंप्लीट हो गई, पैनक्रियास, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, एड्रीनल। अब चलते हैं हम एक ग्लैंड और पढ़ते हैं, और कौन सी, तो आप लिखोगे यहाँ पर, तीसरी लिखेंगे हम छठी, 6 नंबर पे आ गए ना, हाँ, तो 6 नंबर पे लिखेंगे हम पीनियल बॉडी ग्लैंड। हाँ जी, एड्रिनल होगी, एड्रिनल कॉर्टेक्स बता दीजिए, कॉर्टेक्स तो बता दिया बेटे, कॉर्टेक्स। दीपक तुम्हारा दिमाग कहाँ है, दिमाग लेकर क्लास में बैठा करें, ठीक है। कान में ईयरफोन लगाने से और मोबाइल फोन खोलने से आपका दिमाग नहीं चलेगा। कह रहे हैं कॉर्टेक्स बता दीजिए, तो कॉर्टेक्स ही तो पढ़ाया है हमने आपको ये इतनी देर से, और क्या पढ़ा रहे थे आपको इतनी देर से। चलिए नेक्स्ट चले। क्या हो गया रोहित, रोहित क्या हो गया बेटा, चलो तो कितने नंबर लिखूं, 6 नंबर, ओके बेटा। 6 नंबर पे आती है आपकी विच ग्लैंड, तो 6 नंबर पर आएगी हमारी कौन सी करवा दूं, छोटी सी करवा दूं, हाँ, पीनियल बॉडी ग्लैंड, पीनियल बॉडी ग्लैंड, पीनियल काय ग्रंथि, पीनियल काय ग्रंथि, पीनियल काय ग्रंथि। अब ये कहाँ होती है, अंशुल, सल्फर, सल्फर। चलिए आइए यहाँ पर पीनियल बॉडी ग्लैंड, अगर पूछे ये कहाँ है, तो मेरे प्यारे बच्चों इसकी लोकेशन, इसका स्थान, ये हमारे ब्रेन में होती है, हमारे मस्तिष्क में, आपके दिमाग में है। ये दिमाग में पीनियल बॉडी ग्लैंड, पीनियल काय ग्रंथि है ना। और अब सुनिएगा नेक्स्ट पॉइंट इसके बारे में, जो फैक्ट बताने वाली हूँ वो फैक्ट ये है कि इट इज स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, इट इज स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, यह है सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। जो जितनी भी करवा रही हूँ उन सब में सबसे छोटी कौन सी मिलेगी आपको, ये मिलेगी, हमारे दिमाग में है, ठीक है। मैम न्यू टॉपिक कब से स्टार्ट होगा, न्यू टॉपिक बेटा अगली क्लास में ये खत्म हो जाएगा, मंडे को ये खत्म हो जाएगा, संडे को क्लास नहीं होती है, तो ट्यूसडे को आपका नया चैप्टर चलेगा। हाँ जी, स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि, कहाँ, ब्रेन में। अब बात करेंगे कि ये ग्लैंड क्या रिलीज करेगी, हार्मोन, भाई हार्मोन ही देगी, और क्या दूध थोड़ी देगी, हार्मोन ही देगी। अब हार्मोन कौन सा, तो बेटा इससे निकलने वाले हार्मोन का नाम होता है मेलाटोनिन हार्मोन। बोलो जरा कौन सा हार्मोन, मेलाटोनिन हार्मोन, कौन सा हार्मोन, मेलाटोनिन हार्मोन। अब सुनिए जरा ये हार्मोन क्या करता है, इस हार्मोन को कहा जाता है हार्मोन ऑफ डार्कनेस, हार्मोन ऑफ डार्कनेस। अंधेरे में ज्यादा निकलता है बेटा ये, अंधेरे में, मतलब जब अंधेरा सा होता है ना तो थोड़ा सा ज्यादा निकलता है, जैसे रात में है ना, इसीलिए इसे अंधेरे वाला हार्मोन भी कहा जाता है।
अंधेरे में निकलने वाला, या इसको नाइट हार्मोन, कि रात में जब आप सो जाते हो या अंधेरा हो जाता है तब थोड़ा सा ज़्यादा मात्रा में बनता है बेटा, तब थोड़ा सा ज़्यादा मात्रा में बनता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि मेलाटोनिन हार्मोन को हार्मोन ऑफ डार्कनेस, अंधेरे वाला हार्मोन, अंधेरे में ज़्यादा निकलता है। अंधेरा मतलब रात के समय ये ज़्यादा निकलता है, जब अंधेरा थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है तब निकलता है, दिन में बहुत कम निकलता है ये। अब ये हार्मोन के फंक्शन क्या है, इस हार्मोन के काम क्या है, इस हार्मोन के जो फंक्शन है उनमें जो मेजर काम है वो मैं आपको नोट करवा देती हूँ। बड़ा अच्छा काम है, बड़ा अच्छा काम करता है ये हार्मोन। सबसे पहला, ये हार्मोन जब निकलेगा तो आपको नींद आएगी, स्लीपिंग एंड वेकअप। जब ये निकलना बंद हो जाएगा तो आप उठ जाओगे, आप जाग जाओगे। तो स्लीपिंग एंड वेकअप प्रोसेस, जैसे ये हार्मोन निकलने लग गया रात में 10, साढ़े 10, 11 बजे अधिक मात्रा में, तो आपको अपने आप नींद आ जाएगी। और जब आपको धीरे धीरे आप ये हार्मोन निकलना बंद हो जाएगा तो आपकी आँख खुल जाती है। इसलिए मैंने कहा अंधेरे में ज़्यादा बनता है, इसलिए रात में नींद ज़्यादा आती है आपको। अब ऐसा नहीं दिन में नहीं आती, दिन में भी थोड़ी बहुत नींद आ सकती है, लेकिन जब प्रॉपर आप रात में सोए नहीं तो अगले दिन ज़्यादा नींद आती है आपको दिन में। इस बात को याद रखिए। तो उस दिन वो दिन में भी निकलने लग जाता है। जब निकलेगा तो आपको नींद आएगी, नहीं निकलेगा तो बेटा क्या हो गया, तो ये आप उठ जाओगे। पहला काम तो ये हो गया इसका। दूसरा काम क्या करता है, इट इज़, पहले लिख रही हूँ फिर समझाऊंगी, इट इज़ हेल्पफुल इन रिकवरी ऑफ न्यूरॉन्स। It is helpful recovery of neurons। हिंदी मीडियम वाले बच्चा लिखेगा, यह हार्मोन तंत्रिका कोशिकाओं की मरम्मत में सहायक है। अब बेटा ये न्यूरॉन्स क्या होते हैं, नाम सुना है कभी न्यूरॉन्स? कोई बोल सकता है न्यूरॉन्स, कोई बता सकता है न्यूरॉन्स क्या होते हैं? जल्दी बताइए। न्यूरॉन्स होता है क्या, हाँ प्याज में सल्फर भी होता है बेटा, सल्फर भी होता है और फास्फोरस भी होता है, दोनों होते हैं सल्फर फास्फोरस। हाँ जी सुनिएगा जरा, ये हार्मोन कब ज़्यादा निकलता है, तो ये हार्मोन उस टाइम ज़्यादा निकलता है जब आप रात में सो रहे होते हो। और दूसरा मैंने बात बोला है कि व्हाट इज़ न्यूरॉन। न्यूरॉन इज़ द यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। तंत्रिका तंत्र की इकाई होती है। और ये न्यूरॉन्स क्या करते हैं, यहाँ से हमारे खोपड़ी, हमारे ब्रेन से लेकर जितने भी सारे सिग्नल्स हैं वो सारे ऑर्गन्स के बीच में भेजते हैं। तो यहाँ से हमारा जो ब्रेन है इससे बहुत सारे न्यूरॉन्स निकलते हैं, और वो सारे न्यूरॉन्स केमिकल मैसेंजर की तरह हमारे बॉडी में हर एक ऑर्गन, हर एक सेल तक मैसेज लेकर जाते हैं। जैसे मैं अभी क्या बोल रही हूँ, ये सेंटेंस भी मेरा न्यूरॉन्स, अगला मैं क्या सेंटेंस बोलने वाली हूँ, तो ये सारे मेरे न्यूरॉन्स के थ्रू सारे सिग्नल्स मेरे ब्रेन तक जा रहे हैं। मेरे कान को कंट्रोल न्यूरॉन्स के थ्रू मेरा ब्रेन कर रहा है, मेरी टंग को कंट्रोल कर रहा है, मेरी आँख को कर रहा है, मेरे कान को कर रहा है, सबको कर रहा है। तो न्यूरॉन्स केमिकल मैसेंजर है, रासायनिक संदेशवाहक है, जो हमारे शरीर के सारी रिएक्शंस को या सारे के सारे ऑर्गन्स को कंट्रोल करते हैं। तो बेटा जब ये न्यूरॉन्स ट्रैवल करते हैं, जब ये दिन में ट्रैवल करते हैं, तो कहीं से कोई न्यूरॉन कट गया, फट गया, कहीं से भी कुछ हो गया, कोई न्यूरॉन हल्का फुल्का डैमेज हो गया, तो रात में जब आप सो रहे होते हो तो उस टाइम पर इन न्यूरॉन की क्या होती है, रिकवरी होती है। और यही रिकवरी कौन करवाता है, तो आप बताओगे मेलाटोनिन हार्मोन करवाता है। कौन करवाता है, मेलाटोनिन हार्मोन करवाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि रात के समय आपको नींद लेनी बहुत जरूरी है बेटा। अगर नींद नहीं लोगे तो इन न्यूरॉन की रिकवरी नहीं होगी, और धीरे धीरे आपके न्यूरॉन्स खराब से हो जाएंगे। मेमोरी लॉस, आपको बातें समझने में टाइम लगेगा, याददाश्त जा सकती है, ब्रेन एक्टिव नहीं रहेगा आपका, या आपके फंक्शंस बहुत देर से होने लग जाएंगे, है ना। इसलिए रात को नींद बहुत जरूरी है, प्लीज सोया करें।
रात को नींद ले रहे हैं तो मतलब आपके न्यूरॉन्स एक्टिव हो रहे हैं बेटा, और बढ़िया काम करोगे। अगर रात को नहीं सोओगे ना पागल हो जाओगे, पागल, है ना। चलिए नेक्स्ट एक काम और करता है ये हार्मोन क्या काम करता है, तो अगला फंक्शन लिखिए कि it maintain the amount of melanin pigment. It maintain the amount of melanin pigment. अब इसका मतलब क्या हुआ, यह हार्मोन मिलेनिन की मात्रा पर संतुलन करके रखता है, या मात्रा पर संतुलन बनाता है। अब बेटा आपने एक नया टर्म सुना मिलेनिन, ये क्या होता है? व्हाट इज मिलेनिन? मिलेनिन वो पिगमेंट है जो हमारी स्किन को, हमारे हेयर्स को, बालों को कलर देता है। मेन स्किन को ही कलर देता है। तो मिलेनिन वो पिगमेंट है जो हमारी त्वचा को और हमारे बालों को क्या देता है? रंग, कलर प्रदान करता है, कलर देता है। और ये मिलेनिन अगर थोड़ा सा ज़्यादा हो जाए आपके शरीर में, अगर मिलेनिन की मात्रा ज़्यादा होती है, तो मेरे प्यारे बच्चों मिलेनिन ज़्यादा होने से आपके स्किन का जो शेड है वो हल्का सा गहरा हो जाएगा, मतलब हल्का सा डार्क कलर के हो जाओगे आप, है ना, डार्क कलर के हो जाओगे। अगर ये मिलेनिन कम है तो बेटा कुछ ज़्यादा ही गोरे हो जाओगे, कुछ ज़्यादा ही वाइट हो जाओगे आप। और सही अमाउंट में है तो जो इंडियंस की स्किन का कलर होता है वो कलर होगा ही होगा। तो जो वेस्ट इंडीज़ वगैरह के लोग हैं तो उनकी स्किन में क्या है? मिलेनिन ज़्यादा, और हम लोगों में क्या है? सही है। और जो ब्रिटेन के रहने वाले हैं उनमें कुछ ज़्यादा ही कमी होगी। तो मिलेनिन की कब कमी होनी है, कब ज़्यादा होना है, उसको कौन कंट्रोल करता है? मेलाटोनिन हार्मोन। जैसे आपने देखा होगा बेटा, जब मैं इस मेलानिन पिगमेंट की बात करूँगी ना, तो बेटा क्या होता है आप बताओगे यहाँ पर कि आप धूप में जाते हो, गर्मियों में देखा होगा जून जुलाई के महीने में, तो बेटा जून जुलाई के महीने में क्या होता है कि आप सनलाइट है, मैं आपको एक पॉइंट बता रही हूँ, सनलाइट की प्रेजेंस में ये मेलानिन ज़्यादा बनता है। अगर आप धूप में बैठे हो तो मेलानिन ज़्यादा बनता है। आपने देखा होगा कि मई जून के महीने में अगर आपने यहाँ तक की कोई टी शर्ट पहन रखी है तो यहाँ तक तो आपकी स्किन क्या है? पूरी एकदम ढकी हुई है। लेकिन अगर आप मई जून के महीने में आपने यहाँ वाला हाथ देखा होगा, काला काला पड़ जाता है। क्यों पड़ जाता है? कि डायरेक्ट सनलाइट आई तो मेलानिन ज़्यादा होगा तो आपकी स्किन का कलर क्या होगा? डार्क होगा। बाद में आप 3-4 दिन धूप में नहीं जाते हो और आपका वो कॉम्प्लेक्स वापस सही हो जाता है, उसको बोलते हैं टैनिंग हो जाना। टैनिंग वर्ड समझ रहे होंगे आप कि धूप में बैठने से टैनिंग हो जाती है। तो बेटा बाद में रात में क्या करेगा? उस मेलानिन को वापस कम करेगा। कौन सा हार्मोन? तो मेलाटोनिन हार्मोन। तो याद रखिएगा इसके 3 काम हैं। पहला तो एक तो नींद लाएगा और सुलाएगा। तो अगर ये हार्मोन नहीं बनेगा तो बेटा नींद आएगी या नहीं आएगी? नहीं आएगी। और नींद ना आने को क्या बोलते हैं? इंसोम्निया, एनिंद्रा या इंसोम्निया। तो इस हार्मोन के ना बनने पर आपको इंसोम्निया भी हो सकता है, न्यूरॉन्स बहुत ज़्यादा डैमेज हो सकते हैं, मेमोरी लॉस वगैरह का चांसेस बहुत ज़्यादा हो सकता है, और मेलानिन के रेगुलेशन में प्रॉब्लम आ सकती है। तो बताइए आपका जो पीनियल बॉडी ग्लैंड है उससे कौन सा हार्मोन निकला? मेलाटोनिन हार्मोन। क्या काम करा? एक तो हमारी स्किन के कलर को मेंटेन करके रखेगा, और अगर हाँ देखो हमारे बालों में मेलानिन बहुत ज़्यादा होता है इसलिए हमारे बाल काले हैं, और जिन लोगों में मेलानिन की कमी हो जाएगी ना उनके बाल सफ़ेद भी हो जाते हैं। बाल सफ़ेद विटामिन की कमी से हो सकते हैं, बाल सफ़ेद मेलानिन के ज़्यादा होने से, नहीं सॉरी मेलानिन की कमी से क्या हो जाएंगे? आपके बालों का रंग उड़ जाएगा, काले से सफ़ेद हो जाएंगे, ठीक है। और बुढ़ापे में ये कमी हो जाता है क्योंकि बुढ़ापे में ये हार्मोन थोड़ा सा कम बनता है तो मेलानिन क्या हो जाता है? ज़्यादा हो जाता है, और ज़्यादा हो गया तो वैसे ही आपका
सफ़ेद बाल सफ़ेद हो जाएंगे। तो याद रखिएगा इस हार्मोन के 3 काम हैं और तीनों काम एग्जाम में पूछे जाते हैं। नींद आना, नींद लाना, नींद को ख़त्म करना। ऐसे ही बेटा आपका मतलब जैसे घड़ी नहीं होती, घड़ी में टाइम देखकर हम सोते हैं, घड़ी में टाइम देखकर आप जगते हैं, वैसे हमारे शरीर में भी एक घड़ी है। कौन सी ग्रंथि? ये ग्रंथि बताएगी कि आपका टाइम हो गया सोने का और सो जाओगे। ये ग्रंथि बताएगी कि आपकी क्या कहते हैं कब डाइजेशन करवाना है। बायोलॉजिकल क्लॉक ग्लैंड बोलते हैं इसको, जैविक घड़ी बोलते हैं इसे। जैविक घड़ी हमारे शरीर का घड़ी जो जैविक क्रियाओं को करवाता है। तो प्रॉपर सोओगे तो प्रॉपर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी सही रहेगा, सर्कुलेटरी सिस्टम भी सही रहेगा, एक्सक्रीटरी सिस्टम भी सही रहेगा। तो प्रॉपर एक समय में डाइजेशन होगा, प्रॉपर रेगुलेशन होगा। तो ये एक तरीके की घड़ी की तरह काम कर रहा है कि भाई हाँ मैं निकल गया हूँ, मतलब घड़ी में 12 बज गए, सो जाओ। ठीक है, तो ये आपका कौन सा ग्रंथि हो गया? पीनियल बॉडी ग्लैंड, पीनियल काय ग्रंथि, जो कहाँ होता है? ब्रेन में, यहाँ होता है बीचों बीच, दोनों आँख के बीच में, यहाँ पर होता है। आपकी कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाता है ये। हाँ, कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाने का भी काम करता है। एकाग्रचिता शक्ति, कंसंट्रेट करने की शक्ति बढ़ती है आपकी इस हार्मोन के सही मात्रा में बनने पर। इम्बैलेंस होने से बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। हाँ मैम, बाल तो सफ़ेद हो जाता है कमी से, लेकिन स्किन सफ़ेद नहीं होता। हाँ, बात तो आप सही कह रहे हैं, क्योंकि बालों में कुछ ज़्यादा ही कमी हो जाती है मेलानिन की, स्किन में होगी उस दिन, आपके स्किन भी हो जाएगी सफ़ेद। तो ये है आपकी 6 नंबर पे ग्लैंड जो कि ख़त्म हो चुकी है। अब सिर्फ आपकी 3 ग्रंथियाँ बची हैं। कौन कौन सी? 7 नंबर पे करवाऊंगी पिट्यूटरी, ये बड़ी है बेटा पिट्यूटरी। 8 नंबर पर हाइपोथैलेमस, ये दोनों साथ में करवाऊंगी आपको, ये दोनों एक साथ पढ़ाने की